हाय गाइस, रोम गुरुजी हियर। कैसे हो आप सब? रोम गुरुजी में स्वागत है। और मैंने आपसे कल पूछा था कि आपके जो सवाल हैं या डाउट्स हैं वो मुझे मेरे पोस्ट वाले सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आपका आज आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने जब वो पोस्ट में सवाल देखे, आपके जो आपके डाउट्स देखे, मुझे पता चला कि आपके डाउट्स मेनली ओरिजिन ओएस, iQOO 3 बग फिक्सेस, iQOO 5 नियो और iQOO इन जनरल के बारे में है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं जिसमें मैं आपके ये सारे डाउट एक ही साथ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले, इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, यू कैन क्लिक ऑन द गिवन टाइम स्टैम्प डाउन बिलो एंड वॉच द वीडियो इन इंग्लिश टू। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ओएस के बारे में। तो इतने लोगों ने मेरे इतने वीडियोस पे कमेंट किया है कि भाई ओरिजिन ओएस कब आ रहा है, ओरिजिन ओएस कब आ रहा है, ओरिजिन ओएस, ओरिजिन ओएस, ओरिजिन ओएस। यार देखो, ऐसा है, मैं सच बताऊं तो मुझे भी बहुत एक्सपेक्टेंसी थी कि ओरिजिन ओएस इंडिया में आएगा। बट अभी तक जो वीवो की टीम है वो बोल रही है ओरिजिन ओएस इंडिया में या कहीं भी ग्लोबली लॉन्च नहीं होगा। और ये हमें कैसे पता है? अगर आप iQOO टीम को इसके बारे में पूछोगे तो iQOO टीम बोलेगी हमें कोई इनपुट नहीं है इसके बारे में। पर अगर वीवो टीम को बोलोगे तो वीवो टीम बोलेगी कि इंडिया में या कहीं भी ग्लोबली जो ओरिजिन ओएस है वो लॉन्च नहीं होने वाला। और मैं इसको आपको इसका एक रीजन भी दूंगा। जो ओरिजिन ओएस का आपने इन जनरल थीमिंग देखा होगा तो वो काफी इंफॉर्मेशन सेंट्रिक है। मतलब वो यूजर की काफी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहता है। उसकी जीपीएस लोकेशन, वेदर हो गया, हेल्थ हो गया, कैमराज के डायरेक्ट शॉर्टकट्स हो गए, इमेजेस डिस्प्ले करना हो गया, ये सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है और डिस्प्ले करना चाहता है। तो इतनी जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो काफ़ी ग्लोबल कंट्रीज में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी होती है। जब आप चाइना की बात करते हो तो चाइना में जो एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कंपनीज होती हैं, उनका सारा डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाता है। उन चाइनीज गवर्नमेंट की सारे डेटा पे ओनरशिप होती है। ये ग्लोबली वो नहीं कर सकते और इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसे इंडिया या किसी भी ग्लोबल कंट्री के लिए लाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होती है, बहुत सारा डेटा कलेक्शन रोकना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है और पैसा भी लगता है, जो अभी आई डोंट थिंक वीवो करना चाहता है। और एक चीज आप सोच रहे होंगे कि भाई ओरिजिन ओएस नहीं आएगा तो मतलब कोई यूज ही नहीं है वीवो फोन लेने का या iQOO फोन लेने का। तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक चीज नोटिस की होगी या आपने वो स्ट्रीम देखा होगा ओरिजिन ओएस के लॉन्च का, उसका वीडियो मैंने बनाया था, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। तो ओरिजिन ओएस एक्चुअली वीवो के फन टच ओएस के ऊपर की एक स्किन है, एक थीम है। ठीक है, आप दोनों में स्विच कर सकते हो। एक्चुअली ओरिजिन ओएस और फन टच ओएस में आप स्विच कर सकते हो एक बटन दबा के। वो बस एक स्किन है या थीम है जो विजेट्स पे चढ़ाई जाएगी, जिससे आपका फोन एक डिफरेंट तरह से दिखेगा। तो एक्चुअली जो कोर सिस्टम है वो फन टच ओएस का लेटेस्ट वर्जन ही है। पर अब आप सोच रहे होंगे हाँ भाई ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, हमारे पास है लेटेस्ट वर्जन। तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन अभी भी नहीं आया है। जब आप iQOO की बात करते हो, iQOO भी अभी भी पीछे थोड़ा चल रहा है, जो एक फेयरली ओके चीज है। अब मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि जब आप iQOO की बात करते हो तो चाइना में iQOO वीवो iQOO नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक वीवो का सब ब्रांड है। बट इंडिया में iQOO खुद को एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी करके रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या, इंडिया में iQOO को एक खुद की अलग कंपनी कंसिडर किया जाता है, उसको एक वीवो का सब ब्रांड नहीं कंसिडर किया जाता। तो इस केस में क्या होता है, जो डेवलपमेंट का काम होता है, जो पैसे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारा iQOO बेयर करता है एज एन इंडिविजुअल कंपनी। ठीक है, उस केस में ये कंपनी अभी जितनी छोटी है, जितनी इनकी ग्रोथ है, उस हिसाब से जो डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है वो कम करेगी, जो R&D है उसमें इन्वेस्टमेंट कम करेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास वीवो का जितना बैकिंग है, जितना पैसा है, वो नहीं है जैसे इनके पास चाइना में। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से आपका जो ओरिजिन ओएस के रिलेटेड है या iQOO और ओरिजिन ओएस के रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं iQOO 3 के बग फिक्सेस के ऊपर। तो जितने लोगों ने iQOO 3 पे मेरे वीडियो देखे उनको पता होगा कि iQOO 3 में बग्स भी काफी हैं, काफी सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं जो iQOO 3 में प्रेजेंट है। तो उसके बारे में क्या कर रहा है कंपनी, उसके बारे में क्या होने वाला है? तो देखो, अभी तक ऑफिशियली कंपनी ने कुछ नहीं बोला है, कंपनी ने कोई इनपुट्स नहीं दिए हैं। बट अगर इफ आई वाज टू बी ऑनेस्ट विथ यू, कंपनी धीरे धीरे करके कोशिश कर रही है। अगर आप
फोन जब आपने लिया था तब से अभी में डिफरेंस देखोगे तो बहुत स्टार्क डिफरेंस है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक इशू था जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसमें स्नैपड्रैगन 865 था, बट फोन बहुत लैगी सीन करता था, बहुत स्लो सीन करता था। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो ट्रांजिशंस थे, जो स्मूथनेस थी, वो स्लो थी। कंपनी ने वो इम्प्रूव कर दी, पर एंड्रॉइड 11 के फीचर्स नहीं दिए एंड्रॉइड 11 में, और उसमें भी कॉन्फ्रेंस कॉल का बग था, एक दो और बग थे, या बैटरी ड्रेन था। तो उन्होंने जो लेटेस्ट अपडेट रिलीज किया है वो मुझे अभी भी नहीं मिला है, मुझे नहीं पता क्यों भाई, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मिला है वो, मतलब आईकू को मुझसे प्रॉब्लम है। इट्स ओके, तो आ जाएगा, जब आएगा तो हम वीडियो डाल देंगे उसके बारे में। तो वो जो लेटेस्ट वर्जन दे रहे हैं ये लोग, उसमें इन्होंने काफी बग्स फिक्स किए हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल वाला बग फिक्स कर दिया है, बैटरी ड्रेन थोड़ा फिक्स कर दिया है, बट उससे आपकी चार्जिंग स्लो हो गई है, विच इन माय ओपिनियन चार्जिंग वैसे भी बहुत फास्ट है, तो कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बट उसके साथ उन्होंने वो एंड्रॉइड 11 का मीडिया प्लेयर भी डाल दिया है, बट अगेन वो जो आईकू यूआई है वो इतना कुछ प्लीजिंग दिखता नहीं है, विजुअली इतना इंटरेस्टिंग नहीं दिखता। तो वो जो मीडिया प्लेयर उन्होंने ऐड किया वो उतना अच्छा नहीं लगता, जितने मैंने स्क्रीनशॉट देखे उस हिसाब से बोल रहा हूँ। और उसमें भी एक दो बग्स हैं जहाँ पे नोटिफिकेशन का थोड़ा इशू हो जाता है, बट कोई भी फोन ब्रेकिंग बग्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आईकू इन जनरल की अगर बात करें तो आईकू न्यू 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया इंडियंस के लिए, क्योंकि जब आईकू ओरिजिनली आया था वो फर्स्ट 5G फोन लेके इंडिया में आया था, तो अगेन इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से एक रेवोल्यूशन लाएंगे वो प्राइस के हिसाब से, तो बिल्कुल लाएंगे। अब जैसे कि मैंने वीडियो बनाया कि क्यों आईकू की प्राइस सडनली ड्रॉप कर गई, आई बटन में आएगा, तो उस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैसे वो आईकू 5 नियो के आने का इंतजार करवा रहे हैं, एक तरह से उसका एक बेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आईकू 5 नियो अच्छे से लॉन्च हो पाए, ठीक है। अब अगर इससे बात करें तो काफी और भी फोन आ रहे हैं, जैसे रियलमी का GT आ रहा है और बाकी रेडमी के फोन आने वाले हैं, तो उसकी कंपैरिजन में क्या आपको आईकू न्यू 5 लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखो, आईकू न्यू 5 में आपको टॉप चिपसेट नहीं मिलेगा जो 888 है, ठीक है, आपको 870 मिलेगा, जो एक बहुत अच्छा परफॉर्मिंग चिपसेट है, उसके परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, मतलब आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस ही मिलने वाली इन एनी केस। एनी 800 सीरीज 865 के आगे वाला आपको वही फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिलेगी, और डे टू डे यूसेज में आपको इतना फर्क नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट न्यू 5 में आपको 120 हर्ट्ज का एक डिस्प्ले मिल रहा है जो बहुत ही बढ़िया होगा, मतलब एज अ आईकू यूजर मेरे को अगर फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता। और आईकू का बेस्ट पार्ट होगा वो रियलमी से चीप में ही आएगा। हमेशा आप अगर नोटिस करोगे तो जब लॉन्च भी हुआ था आईकू, वो रियलमी को अंडरकट कर रहा था, वो रेडमी को अंडरकट कर रहा था। तो आईकू का जो प्लानिंग है, एज अ मार्केटिंग समझो या एज उनकी प्राइसिंग समझो, वो हमेशा ये होता है कि वो टॉप प्लेयर्स को अंडरकट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि उस हिसाब से आपके लिए आईकू न्यू 5 एक बेटर चॉइस हो जाएगी प्राइस और बजट के हिसाब से, वैल्यू और मनी हिसाब से। सॉफ्टवेयर आईकू एज अ कंपनी फिक्स करने की कोशिश कर रही है, मैं आपको बता सकता हूं, एंड दे आर टेकिंग द स्टेप्स, ठीक है। टाइम लगेगा, नई कंपनी है, अभी अभी आई है इंडिया में, बट जरूर हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब वन प्लस आया था वन प्लस के भी इतने ही बग्स थे, वो तो धीरे धीरे करके उन्होंने ठीक किया, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आप एक आईकू यूजर हो या कोई भी फोन के यूजर हो और आपको केसेस या टेम्पर्ड ग्लास लेना है, तो कल मैं एक वीडियो ला रहा हूं जहां पे मैं ग्लासडिंग का टेम्पर्ड ग्लास और केस रिव्यू करूंगा, ठीक है। और उसके साथ में अपना एक स्पेशल डिस्काउंट कोड जरूर दूंगा, तो अगर वो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करने वाला हूं, तो आपके सब्सक्रिप्शन से मदद मिलेगी, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना है गाइस, आपसे मिलता हूं अगले वाले में, और अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। Hi guys, Room Guruji here. So yesterday I asked you in a post of all the doubts you had, all the doubts that needed clearing. So most of your doubts were about iQOO 3, it was about Origin OS, it was about the bug fixing in iQOO 3, and basically iQOO as a whole and iQOO Neo 5, right? So we are going to talk all about that, but if you're new here, I would totally tell you to consider subscribing. I have some really interesting videos coming up for you, including a review of Glassding accessories and a discount coupon with the same. So let's get started guys. So first we'll talk about the Origin OS, because a lot of Indians are waiting for Origin OS since a very long time, right? But is it coming to India? Sadly no. If you talk to the Vivo's team, they'll tell you that Origin OS is not intended for global use as far as they are concerned at the moment. At the moment, only the FunTouch OS's latest update will reach the global shores. So what does that mean for you? Are you doomed?
Well, let me tell you why this update isn't coming to all over the world, and then I'll tell you how you're not doomed. Okay, first, why isn't it coming to all over the world is because, see, it is a very China centric update as far as the information seeking goes. So if you've seen the video of the launch, I'll put it up in the I button, you'll realize that Origin OS is a very information centric OS, right? So it's going to display the user's location, the user's weather, the user's messages, information about the user, everything. Now, all the information that the company collects from the users in China is the property of the Chinese government. In global areas, this is not the case. There is protection for information. The companies can't collect data. So now this Origin OS, which was made for China, has to be adapted, has to be changed for coming to global variants. Now, why would the company invest so much at this price point? Now, if you look at Vivo or iQOO's market share in global areas as compared to China, they're the most profitable in China. So right now, the company does not intend to give so much money for development and R&D when it comes to the OS releasing globally, right? That is one of the main reasons why it isn't coming globally. Secondly, why you're not doomed? Well, it's a very simple thing. If you've seen Origin OS is actually just a theme based on top of the latest version of FunTouch OS. So basically your base software will be FunTouch OS. So then again, you're not losing a lot because you're going to get the latest version of FunTouch OS. Have you received the latest version of FunTouch OS? Well, iQOO users have not. iQOO users are yet to receive the latest version of FunTouch OS, but the company is moving forward to it. Now that takes me to the iQOO 3 bug fixes. When you talk about the bug fixing, iQOO 3 has released a latest update wherein you are going to get a .24 variant of the latest update, and that variant is going to enable the media player in your status bar and is going to fix a lot of bugs like conference calls and small bugs like automatic locking, etc. But then again, there are a little bugs with notification in that update too. I have not yet received that update. I don't know why iQOO doesn't like me, I think. But then again, that is what's going to come. Now, if I were to tell you why iQOO is taking so much time in giving out these updates, it is a very simple reason. If you see in China, iQOO is considered a typical sub-brand of Vivo. It is called Vivo iQOO, right? But in India, it has entered Indian markets as a separate entity, as a separate individual. So this entity, which has entered India as a separate individual, does not get access to all the resources of Vivo. Right, so Vivo has a major backing, it has a lot of money pool. Compared to that, iQOO 3 is a very fresh brand, it has really less money pool in comparison. Therefore, their development and R&D costs are also very low, and so is their investment, right? So that is why it takes time for this company to fix bugs and send out updates, because they can't afford so much development with only one phone in the market and really less popularity in compared to other major players out there. So they have to earn themselves to get that money for R&D, as they are a separate entity in India, not exactly how iQOO exists in China, where it is a direct sub-brand or rather a branch of Vivo, right? Because it's called Vivo iQOO 3. Now we'll move on to iQOO Neo 5, right? So iQOO Neo 5 is a phone that is going to come with Snapdragon 870. And the thing I think you should wait for, see, Realme GT is also coming and Redmi phones are coming, which are going to blow most of the phones out of water with the Snapdragon 888 processors. But why should you look at Neo 5? Well, for a very simple reason, you'll be part of the iQOO family, Rom Guruji family. Other than that, it is going to always undercut Realme and all the major brands. If you saw iQOO when it was released, it was still undercutting brands like Realme and Redmi by a big margin. So it's their plan to undercut major players to gain popularity. And if you've seen my video why suddenly iQOO 3's price is dropping in sales, go watch it in the I button and you'll realize that they're making a base for the new Neo 5 to come to India, right? And this whole idea of the Neo 5 coming to India is what has started the sudden popularity of iQOO in India, because they are waiting to release a new phone and gain much popularity, because Indians right now or forever have been people who are concerned about value for money, and iQOO is a brand that has been known to offer value for money hardware.
Yes, software needs fixing, but they will do it. It is a new company, it will do whatever it can to go ahead. But yes, then again, iQOO is great value for money player, and that is what their plan is going to be even with the Neo 5. Now you will tell me that okay, it might be value for money, but then again these other brands are offering 888 and the Neo 5 will offer 870. Well, for a very small fraction of performance boost, it doesn't make sense to pay 10,000 more, right? Because most of all these phones are going to be 5G. All of these are going to be 5G. You do not need to be worrying about being future proof. Moreover, in India, for the 5G band to properly get set up and everyone to get proper 5G speeds, it's going to take at least 2 years. So therefore, I think it is very well taken or understood that iQOO 5 Neo will change the market, because it will undercut all the major players in the industry right at the legs, right? So in my opinion, if you are someone who has an iQOO 3 or who doesn't want to buy an iQOO 3, wants to be it for iQOO Neo 5, do that, because it is going to be a game changer, especially with that fast refresh rate. I think iQOO will win this time. That's all for this video, guys. If you did like the video, please like, share and subscribe. And if you're an iQOO user or any user for that matter and like putting covers and tempered glasses on your phone, tomorrow I have a video coming up wherein I will tell you the review of Glassding accessories and give you a discount coupon too. So stay tuned, press that red subscribe button, make it grey, and I'll see you in the next one. Bye bye.